बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी डिस्कशन का जो मौजू है इसमें हम बात करेंगे कि एक रिप्लाई जो है जब भी आप ड्राफ्ट करते हैं, अब ज़ाहिर है बड़े सीनियर्स लोग हैं और बड़ी डिफरेंट टेक्निक्स हैं इसको रिप्लाई को ड्राफ्ट करते हुए, लेकिन इन FBR का जब भी आप एक रिप्लाई ड्राफ्ट करते हैं और जब भी आपको कोई FBR का नोटिस आता है, इनकम टैक्स का, सेल्स का, कस्टम, तो उस सूरत में आपने जो है वो चंद चीज़ें जो है अगर आप उसका ख्याल करते हैं और उसको लेके चल रहे होते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है कि आपका एक कम्प्रिहेंसिव और डिटेल और कॉन्क्रीट किस्म का जो है वो रिप्लाई आप बना सकते हैं। उसमें कुछ चंद चीज़ें हैं वो जिस पे हम आज बात भी करेंगे और थोड़ा सा आप लिस्ट ऑफ द थिंग्स हैं और कुछ चेक लिस्ट हैं, कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, वो हम वन बाय वन आज आपसे डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव जो है वो साबित होगी कि अगर आप जब भी कोई रिप्लाई जो है वो ड्राफ्ट कर रहे हैं तो उसमें आपने किन चीज़ों का जो है वो ख्याल करना है। इस वक्त अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कम्प्रिहेंसिव लिस्ट जो है वो मैंने बनाई है। उस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने जो डिस्कस करना है वो ये है कि आप थारोली रीड करें। उसमें कुछ चीज़ें आपने रीडिंग के दौरान किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है वो भी हम देखेंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो डुप्लीकेशन वगैरह आपने चेक करनी है, को फुली पार्शली को डबल टैक्सेशन का मैटर तो इसके अंदर नहीं आ रहा। उसके बाद डेट्स के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट्स हैं वो हम देखेंगे। उसमें हम क्या कर सकते हैं, जुरिस्डिक्शन आपने चेक करनी होती है नोटिस की, और उसके बाद लीगल और फैक्चुअल कुछ चीज़ें जो हैं उसका आपने ख्याल करना होता है। उसको आपने लिस्ट पूरी बनानी है कि आपने लीगल पॉइंट्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना होता है, फैक्चुअल पॉइंट्स के लिए आपने कैसे प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद आपने एक सिक्वेंशियल ब्रीफ बनानी होती है, नोट्स जो आपके होते हैं वो, और उसके बाद आपने इस रिप्लाई को ड्राफ्ट करना होता है। डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करने होते हैं जो आपने क्लेम किए हुए। उसके बाद आपने काउंटर कापी बनानी है और उसके बाद इसका आपने सबमिशन और आगे जो है मामला वो आ जाता है कि आपने इसको सबमिट कराना है और सबमिट कराने के बाद आपने जो है इसका फॉलोअप भी जो करना है। अब वन बाय वन इस पॉइंट को हम थोड़ा सा एलेबोरेट करते चलते हैं। कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को हम थोड़ा सा शार्ट, ब्रीफ और क्रिस्प रखें। सबसे पहले इस वक्त जो चीज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर है उसमें हमने कहा था कि आपको जब भी एक नोटिस मिलता है आपने उसको थारोली रीड करना है। जब भी आपने थारोली रीड करना है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपने नोट करनी है कि उसकी जो डेट ऑफ इशुएंस क्या है, उसकी हेयरिंग डेट क्या है, इसके अलावा उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से दिए गए हैं, उसके अंदर आपके ऊपर कौन कौन से एलिगेशंस लगाए गए हैं, इसके अलावा उसमें जो नंबर्स हैं जैसे कि पेनल्टी का नंबर है, टैक्स डिफ़ॉल्ट का नंबर है, वो क्या है, वो आपने बड़ा थारोली उनको जो है वो रीड और अंडरलाइन करना है। उसके अलावा अगर हम देखें तो आपने टैक्स अमाउंट, पेनल्टीज़ देखनी। और एक चीज़ बड़ी अहम आपने ये देखनी है कि आपने देखना है कि हिस्टोरिकली ये नोटिस तो आपको इस तरह का नोटिस पहले तो नहीं आया, कहीं इस तरह के नोटिस का आप किसी पिछले साल के अंदर जो है वो रिप्लाई सबमिट तो नहीं कर चुके। अगर आप इस तरह के ही नोटिस का पहले भी रिप्लाई सबमिट कर चुके हैं तो फिर आपने अपनी पुरानी फाइल या फोल्डर्स में से उसको देखना है। तो यकीनन अब ज़ाहिर है फिगर्स ही चेंज होती हैं, बाकी स्टांस तो ऑलमोस्ट आपको पता है कि नॉर्मली FBR के नोटिस जो होते हैं वो कॉपी पेस्ट ही आ रहे होते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो बच जाता है। अगर आप उसी तरह का फ़र्ज़ करें आपको 161205 का विदहोल्डिंग का ऑडिट आया है और पिछले साल या उससे पिछले साल भी आप विदहोल्डिंग का ऑडिट जो है वो करा चुके हैं, तो ज़ाहिर है उसके लिए जो कुछ आपने पहले ड्राफ्ट बनाया होगा, समरीज़ बनाई होंगी, इसके अलावा जो राइटअप आपने लिखा होगा, वो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ के आपको समझ आ जाएगी कि इससे पहले डिफरेंट एक्सपेंसेस के हेड्स के अंदर हम क्या स्टांस जो है वो ले चुके हैं, हमारी क्या लीगल और फैक्चुअल पोजीशंस थी। वो अगर आप एक दफ़ा उसको थारोली रीड कर लेंगे पिछले को तो वो काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपको इस नोटिस को भी जो है रिप्लाई और प्रिपेयर करने के अंदर। नेक्स्ट चीज़ जो है इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो ये है कि डुप्लीकेशन का चेक करना बड़ा ज़रूरी है। डुप्लीकेशन बाज़ औक़ात ये होती है कि आपको पैरेलल नोटिस आना शुरू हो जाते हैं। आपको एक नोटिस आया, उसमें कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी जो है वो ऑडिट या असेस करवा चुके हैं और एक और सिमिलर नोटिस आपको आ जाता है, उसी के ऊपर वही चीज़ें आपसे दोबारा पूछी जा रही होती हैं। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका एक मैटर अपील के अंदर पेंडिंग है, उसी के ऊपर दोबारा नोटिस आ गया। तो वो भी आपने ये देखना है कि क्या जो हमसे अभी इस साल या इस पीरियड का पूछा जा रहा है, कहीं इससे पहले ये ऑडिट या असेसमेंट हो तो नहीं चुकी। अगर हो चुकी है तो वो फुली या पार्शली, ये भी हो सकता है कि एक नोटिस के अंदर आपसे 5 चीज़ें मांगी गई हैं, उसमें से 2 चीज़ें ऑलरेडी सब जुडिस हैं
यानी कि वो अपील के अंदर है या वो ऑलरेडी मैटर जो है या तो निपटा चुके हैं आप या अंडरवे है, तो वो आप उसको लिख सकते हैं कि ये मैटर ऑलरेडी अंडरवे है, इस पर तो बात ना करें, बाकी 3 पॉइंट्स के ऊपर हम आके आपको सबमिशंस जो हैं वो दे सकते हैं। सो ये जो चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है ये जब भी आपके पास एक नोटिस आता है, नोटिस आने से पहले ये सारी असेसमेंट्स अगर आप कर लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक जो है वो हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वो डेट के हवाले से। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको पता है कि उसमें डेट ऑफ इशुएंस आप देख सकते हैं, इसके अलावा डेट ऑफ सबमिशन है। और एक चीज़ जो बड़ी काबिल गौर होती है बाज़ औक़ात वो ये होती है कि आपने टाइम मेजरमेंट करना होता है। आपने ये भी देखना होता है कि फ़र्ज़ करें अगर आपको आज नोटिस मिला है और उसकी डेट जो है नेक्स्ट 5 डेज़ के बाद उसकी हेयरिंग है, तो उस ज़ाहिर है आप देख रहे हैं कि 5 दिन तो कम है इसको फुल्ली प्रिपेयर करने के लिए। तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि उस सूरत में एडजमेंट के लिए भी आप जाएंगे नेक्स्ट के, आप हमें मज़ीद 10 दिन 15 दिन दें ताकि हम इस कंप्लीट रिकॉर्ड जो है उसकी जो एनालिसिस है और उसकी जो समरी है वो आपको प्रेजेंट कर सकें। तो उसके लिए फिर डेट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ जो है देखने के लिए जब भी आप एक नोटिस का रिप्लाई करते हैं वो है जुरिस्डिक्शन का मैटर। अब जुरिस्डिक्शन जो है ये बहुत से एंगल से देखने वाली है, सब स्क्रीन के ऊपर है। इसमें आप ये है कि एक तो RTOs LTO की जुरिस्डिक्शन भी देख सकते हैं कि क्या जिस LTO की तरफ से आपसे ये इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है क्या आप उसकी जुरिस्डिक्शन के अंडर आते भी हैं या नहीं। दूसरी चीज़ ऑफिसर्स की जुरिस्डिक्शन है, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको नोटिस असिस्टेंट कमिश्नर का, डिप्टी कमिश्नर का आया है, क्या उसके पास ये अथॉरिटी या डेलीगेटेड पावर्स हैं कि वो आपको ये नोटिस जो है वो इशू कर सकता है। और तीसरी चीज़ जो है बाज़ औक़ात ये भी देखना पड़ता है फेडरल और प्रोविंशियल। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान का जो आइन है उसमें काफ़ी सारी जो टैक्स की पावर्स हैं वो प्रोविंशियल के पास हैं, जैसे कि सर्विस टैक्स है। अब अगर आप फेडरल के अंडर आ रहे हैं, फेडरल की तरफ से नोटिस आता है और आपकी सारी जो सर्विसेज हैं वो पंजाब के अंदर हैं, तो आप फेडरल को ये बता सकते हैं कि भाई ये जो नोटिस आपने मुझे किया है, मेरी चूँकि सारी सर्विसेज जो हैं वो PRA के अंडर आती हैं, तो आप मेरी जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं कर सकते, उसके ऊपर टैक्स जो है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी कर सकता है। तो इसलिए अगर आपको नोटिस आया और आपने आते साथ ही जुरिस्डिक्शन के पॉइंट के ऊपर ही आपका केस जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो टाइम बार डेडलाइन होती है, ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसा कि आपको पता है कि इनकम टैक्स के लिए 5 ईयर्स होते हैं, तो अगर आपको नोटिस आया है और आपका रिटर्न सबमिशन के बाद 5 ईयर से ज़्यादा का टाइम निकल गया है, तो ज़ाहिर है उस सूरत में आप देख सकते हैं कि ये इनिशली ही जो प्रोसीडिंग्स हैं ये वॉइड हैं अब इनिशियो, क्योंकि उसका जो है वो टाइम बार का इशू जो है वो उसके अंदर आ चुका है। सो जब भी आप नोटिस के ऊपर वर्किंग शुरू करने लगें तो मुदरजा वाला चीज़ों के साथ आपने जुरिस्डिक्शन का जो पॉइंट है उसको बड़ा क्लियरली देख लेना है, और ये आपको काफ़ी हद तक जो है वो हेल्प करेगा अपना रिप्लाई ड्राफ्ट करने में। नेक्स्ट चीज़ जो आपने देखनी है वो है लीगल एलिगेशंस अगर आपके ऊपर जो लगे हैं उस नोटिस के अंदर। अब लीगल एलिगेशंस की प्रिपरेशन जो है वो लीगल तरीके से ही होगी। फ़र्ज़ करें जैसा कि एग्जांपल आपको देता हूँ 7E का मामला है, तो अब 7E जो है वो नॉन रेजिडेंट के ऊपर नहीं अप्लाई होता। तो अगर आपका क्लाइंट नॉन रेजिडेंट है, उसे 7E का फ़र्ज़ करें नोटिस आता है, तो उस सूरत में आप अप फ्रंट पे उसको कह सकते हैं कि इसके अंदर एक लीगल लेकोना है, क्योंकि लॉ के अंदर ये लिखा है कि ये नॉन रेजिडेंट के ऊपर नहीं लगेगा। सो इसके लिए ज़ाहिर है लीगल जो बात लीगल है उसको आपने लीगल एम्बिट के अंदर देख लेना है। इसके लिए आप लॉ का सहारा ले सकते हैं, आप उसके लिए कोई SROs ढूंढ सकते हैं, कोई नोटिफिकेशन FBR के ढूंढ सकते हैं अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए। और ये भी सारी जो रिसर्च है आप रिप्लाई ड्राफ्ट करने से पहले कर लेंगे। उसके बाद अगली चीज़ जो है वो जजमेंट्स हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके ऊपर जो एलिगेशंस हैं इससे पहले जो अपर कोर्ट्स है, अपीलेट ट्राइब्यूनल है या हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसके ऊपर कोई फ़ैसला दे रखा है, तफसीली फ़ैसला है और वो कोहेरेंट है उसका इशू आपके मामले के साथ, तो आप ये भी अब इसका भी रिसर्च करके वो पहले निकाल सकते हैं। और इसके लिए आप SLD या डिफरेंट जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उनका सहारा ले सकते हैं, जहाँ से आप रिपोर्टिंग जजमेंट्स जो हैं वो निकाल सकते हैं, जो कि आपके लीगल आर्गूमेंट को यहाँ पे सपोर्ट करेगा। तो ये जब भी आप अपना कोई लीगल आर्गूमेंट फ्रेम कर रहे होते हैं तो लीगल आर्गूमेंट्स के लिए ज़रूरी है कि जब भी आप नोटिस शुरू में पढ़ते हैं वहीं से ही आप उसके जो लीगल लेकोनाज हैं, जो लीगल पॉइंट्स हैं, जो लीगल एलिगेशंस हैं, वो उसको अलग करें। उसकी सपोर्ट के लिए आप जितने भी सेक्शंस हैं, सब सेक्शन है रेलिवेंट्स, उनको पढ़ें, उसकी सपोर्टिंग में SROs ढूंढें,
नोटिफिकेशंस ढूंढें, उसकी सपोर्टिंग के अंदर जितनी भी जजमेंट्स हैं वो सारी जो हैं वो रिसर्च करें। तो इससे जो आपके वहाँ पे लीगल एलिगेशंस हैं उनको काउंटर करने में आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट चीज़ जो उसका स्क्रीन के ऊपर है वो है आपके जो फैक्चुअल एलिगेशंस हैं। फैक्चुअल एलिगेशंस जो है जैसा कि आपको पता है वो फैक्ट से बेस करते हैं, उसमें नंबर्स इन्वॉल्व हैं, उसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, उसमें सपोर्टिंग्स इन्वॉल्व हैं। तो उसके लिए ज़ाहिर है जो भी रेलिवेंट डेटा जैसा कि बैंक स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, समरीज हो सकती हैं, टेबल्स हो सकते हैं, उसके अलावा आपकी सेल्स की कैलकुलेशंस हो सकती हैं, उसमें आपकी इन्वाइसेस होती हैं, उसकी सपोर्ट में बिल्स हो सकते हैं, बिल्टीज़ हो सकती हैं। तो जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं उसको सपोर्ट करने के लिए जितने भी आपको फैक्चुअल सपोर्टिंग्स चाहिए, फैक्चुअल पेपर्स चाहिए, वो भी आप उससे पहले जो है उसको तरतीब दे देंगे, उसको अच्छी तरीके से एनालाइज कर लेंगे और उससे सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मेरी इस रिप्लाई की सपोर्टिंग के अंदर मुझे बेस्ट सपोर्ट जो है वो कर सकती हैं। इस हवाले से अगर आप देखें तो जितनी भी आपने इसके अलावा फिगर्स जो हैं वहाँ पे कोट करनी है वो भी आपने अच्छे से क्रॉस चेक कर लेनी है, उसकी भी समरीज जो है। इसके अलावा जितने भी सेल्स है, परचेज है, एक्सपेंसेस हैं, उससे रिलेटेड जितना भी टोटल है, ये सारी डेटा और फिगर्स भी जो आपने रिप्लाई ड्राफ्ट करने से पहले जो है इसके ऊपर भी वर्किंग और रिसर्च जो है वो आपने अपनी कंप्लीट कर लेनी है। नेक्स्ट चीज़ जो है जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि ड्राफ्ट। अब आ जाते हैं ड्राफ्ट के ऊपर कि आपने डेट्स चेक कर ली, आपने जुरिस्डिक्शन चेक कर ली, उसके बाद आपने लीगल फैक्चुअल पॉइंट्स जो हैं वो सारे इकट्ठे कर लिए, उसका डेटा इकट्ठा कर लिया, क्लाइंट से आपने मुतअद्दिद बार इंटरव्यू कर लिया, हिस्टोरिकली जो रिप्लाइज दिए गए हैं वो आपने स्टडी कर लिए, हिस्टोरिकली जो स्टांस लिया गया था टैक्स पेयर का वो भी आपके सामने आ चुका है। नाउ यू हैव एनफ पॉइंट कि अब आप एक रिप्लाई जो है वो ड्राफ्ट करने की तरफ जा सकते हैं। तो जब भी आप अपना रिप्लाई ड्राफ्ट करें कोशिश करें उसको शॉर्ट रखें, ब्रीफ रखें, टू द पॉइंट रखें और कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी स्पेस वहाँ ना दें कि जिससे आपका स्टांस जो है वो वीक हो जाए। उसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो जो मेरी नॉर्मली प्रैक्टिस होती है कि हम तो ये करते हैं कि हम एक समरी जो है वो पॉइंट्स की या नोट्स की बना लेते हैं रफ़ के ऊपर। तो उसमें ये होता है कि ये बात करनी है, ये बात करनी है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट वीकनेस है, ये लीगल पॉइंट में इश्यूज़ हैं, यहाँ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, ये डेटा हमारे पास है। और उसके बाद फिर आप तरतीब के साथ जो है वन बाई वन जिस सीक्वेंस के अंदर नोटिस है उस सीक्वेंस के अंदर वन बाई वन एलिगेशन को एड्रेस करते जाएंगे। कोशिश करें लीगल एलिगेशंस को पहले एड्रेस करें, देन फैक्चुअल के ऊपर आ जाएं और वन बाई वन। और कोशिश करें कि कोई भी पॉइंट, कोई भी एलिगेशन, कोई भी रिक्वायरमेंट उसको मिस नहीं करना। आपने तरतीब से देना है। क्रॉस रेफरेंसिंग जो है वो करते जाएं। फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि नेक्स्चर 1 के ऊपर बैंक स्टेटमेंट है तो कोशिश करें सपोर्टिंग में नेक्स्चर 1 के ऊपर बैंक स्टेटमेंट लगी होनी चाहिए। इसी तरह दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जो डेटा, जो लीगल और फैक्चुअल सपोर्टिंग्स जो हैं वो आप रिप्लाई के साथ अटैच करते जा रहे हैं, उसको भी आप कोशिश करें कि सीक्वेंस के साथ जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है साथ अटैच लैच लाजमी करें। अब ये तो हो गया कि आपने पूरा थर्वली रिप्लाई जो है उसको देख लिया। पहले हमने नोटिस का एनालिसिस किया, नोटिस का एनालिसिस करने के बाद हमने डेटा कलेक्ट किया, उसमें लीगल और फैक्चुअल डेटा जो है वो भी कलेक्ट किया, हिस्टोरिकली भी चीज़ें पढ़ ली। रिप्लाई जो है हमारा पूरा मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है, उसके साथ सपोर्टिंग्स जो हैं वो लग चुकी हैं। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो ये है कि डुप्लीकेशन। आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी फाइल आपने जो भी रिप्लाई बनाया है उसका एग्जैक्ट जो है वो एक कॉपी ज़रूर बनाएं और वो अपने ऑफिस में उसे रखें। ये चीज़ जो है वो आपको बाज़ औक़ात जो डिपार्टमेंट है उसके पास चीज़ें गुम हो जाती हैं, तो आपको ये रिप्लाई वहाँ, ये बनी हुई कॉपी आपको वहाँ पे काम आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको असेसमेंट लेवल से आगे अपील में जाना पड़ता है तो वहाँ पे भी आपको ये कंप्लीट सेट जो है ये वहाँ पे काम आ जाएगा। बेहतर तो ये है कि अगर आप इसकी स्कैन कॉपी बना लें क्योंकि उससे बार बार प्रिंट्स लेना जो है वो आसान हो जाता है। आखिर में जो चंद चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं इसमें मैं कोशिश करूँगा कि एक चीज़ लाजमी ये मेंशन करूँगा कि ज़ाहिर है हम भी अभी एक लर्निंग स्टेज के ऊपर हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो मैंने अपनी प्रैक्टिस और अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी जो मालूमात हैं उसकी बेस पे कुछ चीज़ें ज़ाहिर है आपके सामने रखी हैं, लेकिन ये एक आर्ट है, ये मत भूलिएगा। ड्राफ्टिंग इज़ एन आर्ट जो कि जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस जो है वो
आप करते चले जाते हैं, इसके ऊपर आप मेहनत करते चले जाते हैं, तो इसके ऊपर जो है वो आपकी ग्रिप जो है वो मज़ीद जो है वो मजबूत होती जाती है। दूसरा ये एक राइटिंग जो है, ज़ाहिर आपको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल है, इसके ऊपर ज़ाहिर है आपकी कितनी इंग्लिश ग्रामर, कितनी लिंग्विस्टिक के ऊपर और कितनी फंक्शनल इंग्लिश के ऊपर ग्रिप है, वो चीज़ें भी काउंट करती हैं। तो इसके लिए ज़ाहिर है रीड करना, स्टडी करना और कंटिन्यूस प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इंशाल्लाह विल मेक यू अ बेटर जो है वो ड्राफ्ट पर्सन। तो ये है कि अगर आप अपनी ड्राफ्टिंग स्किल के ऊपर काम करें, इसके ऊपर ज़ाहिर है अगर आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर आपको और भी बहुत ज़्यादा लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये तो आज हमने स्पेसिफिक बात की, एक जनरल ड्राफ्टिंग जो लीगल ड्राफ्टिंग है उसके हवाले से भी अगर आप जाके वहाँ पे देखेंगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएंगी। बट अगेन ये वही बात है कि ये चीज़ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से ही आएगी। कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।